एग्जाम में क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं, और विद इन टाइम और 1 मिनट से कम में क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए? बार बार रिवीजन, वो परमानेंट रिफ्लेक्स की देखते ही क्वेश्चन टिक करें, तब ना होगा। अब 1 मिनट में बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ते और बनाएंगे तब तो फिक्स डूबना ही डूबना है। समझ रहे हैं सब लोग? तो बायोलॉजी को हर हाल में स्ट्रॉन्ग करना है। बताए भी नीरू जी कि 50% क्वेश्चन तो परसेंट मार्क्स तो बायोलॉजी से ही हैं, तो इसको इग्नोर करके तो दुनिया में बेटा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले, 10 साल छोड़ दीजिए 7 साल पहले की बात करें तो if you score 55 to 60% marks, then you can definitely get a college in MBBS कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। पक्का आपको 55 से 60% में भी आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले 7 लाख मेडिकल एस्पिरेंट थे और यह 2-3 साल में ये बढ़ के 16 लाख हो चुका है। समझ में आया? और समझना है आपको, एस्पिरेंट का नंबर बढ़ा है और कट ऑफ भी बढ़ गया है। कट ऑफ अभी लगभग 80%। बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, 50% आप 100% भी बायोलॉजी कर लेंगे तो क्या सेलेक्ट हो पाएंगे? नहीं। हर हाल में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है। कट ऑफ बढ़ने से क्या नुकसान हुआ? सोचिए क्या नुकसान हुआ। 60% जब सिलेक्शन पैरामीटर था तो हम लोग इजीली बोलते थे, जैसा बच्चे ऑफन पूछते हैं कि सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, और ये कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा छोड़ दें। अब बेटा ये नहीं चलने वाला है। पहले चल जाता, 60% में सिलेक्शन था तो चल जाता कि चलो बेटा ये चैप्टर तुमको टफ लगता है, या टाइम टेकिंग है, या लेंदी है, या हेजिटेटिव है आपके लिए, तो यू कैन क्विट इट, है ना, छोड़ सकते हो। लेकिन जब 80% कट ऑफ है तो छोड़ने का प्रश्न कहां है ना? तो बायोलॉजी तो 100% हर हाल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत एफिशिएंसी की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? और भी कई सारी बातें हैं, क्योंकि आज का सेमिनार टोटली नीट की पाठशाला, इन्वेंटर्स प्रेजेंट, नीट की पाठशाला प्रेजेंटेड बाय इन्वेंटर जिनोम। ध्यान है ना, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है इन्वेंटर जिनोम, दैट इज मेडिकल डिवीजन ऑफ इन्वेंटर एडुकेयर। ठीक है, तो अल्टीमेट ये गोल है मेडिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना पटना में। ठीक है, किसी का नाम लिए बिना मैं यही बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि और नहीं होंगे। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब है बेटा सब अच्छे हैं, उनमें यहाँ भी अच्छे हैं, अच्छों में अच्छा है। समझ रहे बात ना? तो ये समझना है आपको कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, केयर मिलेगा, लेकिन हमारा केयर, गाइडेंस या मेंटरशिप सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो काम नहीं होना है। जैसा शुरू में बता रहे थे, बस 2 few वर्ड्स के साथ मैं कंक्लूड करने वाला हूं कि क्या होगा स्ट्रैटेजी, व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट। तो बात कर रहे थे 180 क्वेश्चन है बेटा और 180 मिनट है। ठीक, तो एक बच्चा है 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर लेता है ना? तो ही इज वेरी मच एफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हैं ना? टाइम के रेस्पेक्ट में तो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन क्या हुआ, 180 में से 80 क्वेश्चन गलत कर देता है। समझे? किसी भी हाल में सिलेक्शन होना है? नहीं होना है। एक दूसरा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करता है एकदम करेक्ट, 120 क्वेश्चन करता है एकदम करेक्ट, एक भी गलती नहीं। क्या सिलेक्शन होना है उसका? नहीं होना है। तो सेकंड वाला बच्चा है बेटा, एक्यूरेसी के साथ काम करता है लेकिन एफिशिएंसी इज लैकिंग। बात समझिए, एफिशिएंसी नहीं है उसमें बट एक्यूरेसी है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस? बोलिए, एफिशिएंसी प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू रिजल्ट और सक्सेस। तो बेटा आपको अगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, सक्सेसफुल बनना है, नीट क्रैक करना है, तो एफिशिएंट भी बनना होगा और एक्यूरेसी के साथ काम भी करना होगा। मतलब 3 घंटे में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मिनिमम मिस्टेक्स के साथ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इन्हीं सब
शब्दों के साथ मैं आज का जो सेमिनार है अपने अपने वर्ड्स को विराम दूंगा और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अमित सर। बच्चों, आप लोग को जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है, कितने लोग हैं जो सेम डे जाके उस चीज को कंप्लीट करते हैं? हाथ उठाना जरा है। होता तो नहीं है, ये नहीं उठाए है थे। एक वाकया बताते हैं आपको। महाभारत देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो नहीं देखा होगा। एक बार क्या हुआ, जब युधिष्ठिर राजा थे तो उनके पास कुछ साधु आए यज्ञ के लिए दान दक्षिणा मांगने। तो कुछ तो युधिष्ठिर राजा थे, उनसे दान दक्षिणा मांगने कुछ साधुगण आए कि यज्ञ करानी है, कुछ दान दक्षिणा दीजिए। थोड़ा बिजी थे राजा जी। उनने कहा कि काम करिए, कल आइए कल देते हैं, कल आइए कल दे देंगे, अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं। ये सुनते ही उनके छोटे भाई भीम थे, भीम सुना है ना, भीम ने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ, ढोल नगाड़े बजाओ, ये बजाओ वो बजाओ। अब युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा, अरे सुन तो क्या हो गया। अब वो लगे, अरे नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, क्या बजाओ। अरे बोले ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो हुआ नहीं ऐसा। अरे बोले आप तो जीत गए, आप तो जीत गए। बोले युद्ध हुआ नहीं, जीत गए। बोले युद्ध नहीं, युद्ध से बड़ी चीज, आपने काल पे विजय पा लिया है। आपको पता है कि कल आप रहेंगे, आपको पता है, आप इकलौते इंसान हैं दुनिया में जिसको पता है कि कल आप रहेंगे और कल आपकी परिस्थिति ऐसी होगी जिससे आप दान भी दे पाएंगे। तुरंत राजा जी को समझ में आया कि ना भाई, आंख खुल गई। तुरंत बुलाओ, वापस बुला भाई, अभी देते हैं। समझे? कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर। बाकी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत लोग क्या करते थे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जब ऐसा नहीं करना। इसके साथ ही मैं बुलाऊंगा एक और सर को, बॉटनी जूलॉजी के सर को, बायोलॉजी के, वो भी बहुत बड़े नाम है उनका, नाम भी चरितार्थ होता है उनका। पिछले 19 साल से एक बहुत बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट में एक तरह से फाउंडर मेंबर कह सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स पे एज ए सेंटर हेड काम किया हुआ उन्होंने। वो आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाएंगे। मैं बुलाना चाहूंगा भगवान मिश्रा सर को। सर पीआरआर सर को बुलाऊंगा मैं इनको सम्मानित करने के लिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द आप लोगों के लिए। गुड आफ्टरनून बच्चों। नीट इज नॉट डिफिकल्ट और आपको ही करना है। 2 बात याद रखनी है, बाकी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन आर कैटलिस्ट, we are catalyst. We can accelerate the rate of reaction without undergoing any change during and after reaction. हम लोग जी जान लगाकर ऑनेस्टी से किसी भी लायक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक पे सलाइवा गिराएंगे तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट नहीं करेगा।
वो सब स्टेट आपको बनना है तो हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे। अभी आप इकोनॉमिक टर्म में बहुत कुछ समझ सकते हैं। पहले जब हम लोग सिविल सर्विस का इंटरव्यू देते थे तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। 90% झूठ का आंसर दिया जाता था। समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़कियों के लिए काम करेंगे। किया कोई? इसी तरह से जब डॉक्टर का बनना होता था तो हम समाज सेवा करना चाहते हैं, कोई नहीं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा ऑनेस्टी से कमाइए, लेकिन अगर आपके पास एमबीबीएस का सर्टिफिकेट है आज, तो आपका वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। किसी भी बैंक में ले जाकर फेंक दो सर्टिफिकेट, 1 करोड़ लोन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर पैसे की बात क्यों समझा रहे हैं? जब कोई भी एक सामान्य वर्कर आपके पेरेंट 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी कमाने के लिए 12 घंटे खट सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए आप 10 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं? सिंपल है। इसमें समस्या है डिस्ट्रैक्शन का, क्योंकि जो आपका एज ग्रुप है वो बहुत खतरनाक है। हम लोग का भी इतना ही खतरनाक था, लेकिन हम लोगों में और आप लोगों में फर्क है। हम लोग अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर लेते थे। किसी का पेड़ तोड़ दिए, किसी को कुछ कर दिए, किसी की पिटाई कर दिए, किसी का कुछ चुरा लिए, और बदले में घर में उतना मिल जाता था। आपकी एनर्जी न तो वहां वेस्ट हो रही है, न घर में वेस्ट हो रही है। उस एंट्रोपी को आप मोबाइल फोन और फेसबुक पे इन्वेस्ट करते हो, यही डिस्ट्रैक्शन है। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है नीट, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं। अब समस्या ये हो गई है कि आप सोचते हो कि मेरे टीचर ही पढ़ देंगे। हम लोग कई बार देखे हैं कि कुछ ड्रॉपर वगैरह के बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। मेडिकल के क्लास में आईआईटी का एक क्वेश्चन पूछ दिया, अब टीचर बना रहा है, उसको 30 मिनट टाइम लगा बनाने में। अब क्या समस्या है? जो बाकी 50 बच्चे हैं उनको उस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने पूछा है वो तो पढ़ने वाला ही नहीं है, लेकिन टीचर नहीं बनाता तो सब सोचते कि इनको आता नहीं है। आप टीचर का एग्जाम मत लीजिए, वी आर कैटलिस्ट। आपके पहले भी हम थे, आपके बाद भी हम रहेंगे। आप जितना मेरा खून पी सकते हो पी लो, क्योंकि पैसा दिए हो पीने का। कई पेरेंट आते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत शाई नेचर का है, तो हम क्या करें भाई? अब शाई नेचर का है और लड़की कोई पेशेंट आ गई, लड़का डॉक्टर है, वो हाथ ही नहीं पकड़ेगा तो उसको फी कौन देगा? कोई देगा क्या? तो हम आपको ये कह रहे हैं कि एकदम आप मान लीजिए 650 नंबर 44,000 बच्चों को आया है पिछले साल, आपको भी आएगा। क्योंकि अगर आप 11-12 के किताब को वजन कर लो आज, और क्लास 8 के एनसीईआरटी को वजन कर लेना, तो 8 वाला ज्यादा था। 8 वाले की एक हिस्ट्री के किताब में पूरी बायोलॉजी हट जाएगी। सिलेबस को बिल्कुल कम कर दिया गया है, लेकिन जो प्रियदर्शी सर ने 2-3 बात कही है, सब कुछ तो बोल ही दिए, तो बचा नहीं कुछ मेरे लिए। थोड़ा सा उसमें हम कुछ सुधार कर देते हैं। एक तो टाइम की कटौती, 1 मिनट टाइम नहीं है आपके पास, केवल 42 सेकेंड टाइम है पर क्वेश्चन पे। क्योंकि जब ओएमआर शीट आप भरते हैं तो आपका 20 मिनट चला जाता है और 15 मिनट आपका इन्विजिलेटर खराब कर देगा, तो वो 30 मिनट भी आपको इसी 180 मिनट में से देना है।
तो ये जो नीट है ना, ये आपके नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है। ये तो दिक्कत क्या है कि जैसे आप पढ़ने आए हैं तो 20% क्राउड सीरियस होते हैं, शुरू में तो सब सीरियस होते हैं, टेस्ट सीरीज जाने जाते 20% ही क्राउड सीरियस रह जाते हैं। तो होता ये है कि ये जो हम लोगों का सिलेबस कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसमें आपका क्या नॉलेज टेस्ट होगा बताइए? इंटरमीडिएट, ना इधर का ना उधर का, क्या नॉलेज होगा आपको सब्जेक्ट का? तो इसीलिए नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है। इट इज ओनली द टेस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आप कितना जल्दी, कितना सही डिसीजन लेते हो, वो भी बात सर ने बता ही दी है। आपको क्विक एंड राइट डिसीजन लेना है। लोग कोई भी काम आप ले लो अपनी जिंदगी में, वो मोस्ट ऑफ द फंक्शन आपके रिफ्लेक्स एक्शन से ही हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का रिफ्लेक्स एक्शन सीखना है, और ये कोई कोचिंग, कोई देवी देवता, कोई बजरंग बली, कोई शंकर भगवान नहीं सिखाते, नहीं तो सारा कोचिंग बजरंग बली के मंदिर में ही होता। तो ये सब आपको करना है। आप उस टॉपिक को पढ़िए, और जो 11th वाले हैं वो यहां से जाने के बाद पढ़े, 12 वाले जाने के बाद पढ़े, और ड्रॉपर वाले तो पढ़ के ही आ जाएं। आप एक पेज पढ़ के आएंगे, वही यहां पर 2 घंटे तक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको वोकल होना है कि समस्या आपके पास है, आप बोलोगे तब टीचर बताएंगे ना। तो अगर आप ये सीख लिए कि हमको सब्जेक्ट में कहां दिक्कत आती है, हमको तो आज पूछ के ही जाना है। अब इतना करने के लिए आपके ब्रेन को बहुत कूल रहने की जरूरत है, और कूल तब रहेगा जब आप ये कभी नहीं सोचोगे कि हम बड़े हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी जैसे ही +2 किए या कर रहे हैं तो आप सोचते हो हम तो बड़े हो गए, तो आप खुद ही डिटरमाइन करने लगते हो कि हमको या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां मेरी इज्जत है, कहां बेइज्जती है। अब बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो क्लास में इसलिए डाउट नहीं पूछते कि दूसरे हंस देंगे। अरे हंस देंगे तो दोस्त ही तो है, हंस दे, लेकिन हम तो पूछेंगे, हमको नहीं आता है, सिंपल बात है। तो आपका एटीट्यूड आपको उस गेट के अंदर ले जाएगा। लास्ट ईयर 44,000 सीट थे, मेरे हिसाब से इस साल 1-2 हजार और बढ़ेंगे, और इस साल के पैटर्न में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें 35 + 15 क्वेश्चन है। 35 आपको बनाने ही बनाने हैं, और 15 में से 10 चुन लेना है आपको, कोई 5 छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना ऑप्शन देने के बाद भी अगर आप बहुत हाई नहीं जाते हैं, तो सर्वाइवल के लिए जितने मार्क्स हैं आपने नहीं गेन किया। जब आप क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप भी कहोगे, हम लोग भी, हम लोग तो 5-10 साल तक बच्चों का फोटो एकदम सीने से लगा के घूमते हैं, मेरा बच्चा है इन्वेंटर का। आप भी कहोगे कि हम क्वालिफाई कर गए, लेकिन इवोल्यूशन के टर्म में ये करेक्ट नहीं है। इवोल्यूशन ये कहता है कि यू आर द सुटेबल कैंडिडेट सो सेलेक्टेड बाय नीट बोर्ड। आ रही है बात समझ में ना? तो एक बार पढ़ लिए, क्लास में 2 बात बोल दिए, इसके लिए आपको एक सर ने बहुत बढ़िया बायोलॉजिकल वर्ड बोला था, शायद आप लोग उतना दूर तक नहीं पढ़े होगे इसलिए समझ में नहीं आया होगा। सर ने ये कहा कि अगर किसी चीज को आपको मेमोराइज करना है तो कम से कम 10 स्टिमुलस जाने चाहिए। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। अब वो स्टिमुलस कौन देगा? क्या आपका नाम 10 बार बोलना होगा हमको? नहीं। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो टेक्निक इज एसेंशियल इन कंपेयर टू लर्निंग। आपको 180 मिनट ही बैठ के पढ़ना है। पढ़ते समय वर्टिब्रल कॉलम शुड बी स्ट्रेट। कभी किसी को पूजा करते चर्च में बैठ के देखते, नमाज पढ़ते देखे कभी सो के? नहीं ना, क्योंकि साइंटिफिक रूल ये है कि जिस पोस्चर में आप जो कुछ लर्न करते हैं उसी पोस्चर में आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो जो लोग 4 तकिया लेके ऊपर पैर हिलाते पढ़ते हैं उनको वहां याद नहीं आता, क्योंकि वहां पढ़े मिलेगा तकिया। नीचे बैठ के पढ़ लीजिए।
तो वहां पर 10 स्टिमुलस का मतलब है एंडोर्फिन्स। जो लोग फिजियोलॉजी पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम को पता होगा, ये एंडोर्फिन आपके ब्रेन में धक्का लगाता है। अब 10 हम आपको काउंट कराते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता हो जाएगा। सबसे पहले आई बॉल पे टकराया, फिर रेटिना में गया, ऑप्टिक नर्व में गया, ऑप्टिक लोब पे गया, उसके बाद थैलामस में जाएगा, फिर हिप्पोकैम्पस के पास पहुंचेगा सेप्टम के थ्रू, एंड हिप्पोकैम्पस इज द साइट टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये एंडोर्फिन, अभी टाइम मिलेगा, ये एंडोर्फिन केवल स्ट्रेस कंडीशन में निकला है। आखिर क्यों बिहार के लड़के IIT, IAS, IPS इतना ज्यादा करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस में जीते हैं। गरीबी का स्ट्रेस, खाने का स्ट्रेस, बाढ़ का स्ट्रेस, ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस, तो उनका वो भूलते नहीं है कुछ भी। उनसे पंगा ले लो, 20 साल बाद IAS बन के आएंगे तब बताएंगे, है ना? तो ये स्ट्रेस आपको डेवलप करना है। अभी के पढ़ाई के सिस्टम में सबसे बड़ा समस्या ये है कि बच्चों को स्ट्रेस ही नहीं। गवर्नमेंट भी कहती है उसको वोट लेना है कि बच्चों को स्ट्रेस होगा तो वो एंडोर्फिन निकलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल सुन लीजिए धीरे से। अभी आप लोग अलग अलग स्कूटी से, गाड़ी से, साइकिल से, पैदल आए होंगे। आप बताइए तो, जब आप रास्ते में आ रहे थे तो लाल रंग की कितनी कार आपके बगल से गुजरी है? लेकिन अगर आपकी स्कूटी को कोई लाल रंग की कार धक्का मार दी होती तो आप पूरे रास्ते गिन के आते, क्योंकि आप स्ट्रेस में गए। तो बेटा पढ़ना आपको ये CBSE के करिकुलम में 3 पॉइंट क्लियर कट लिखे हुए हैं। इफ यू कंप्लीटली पास थ्रू द सब्जेक्ट, आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो भारत के कंसेप्ट का 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 16 लाख ने तो फॉर्म भर दिया, यू विल गेट ओनली 40% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। जो लोग ड्रॉपर लास्ट ईयर दिए होंगे, अपने अपने मार्क्स को जोड़ के डिवाइड कर लेना, 40% क्रॉस नहीं करेगा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू विल गेट नेक्स्ट 40%, तो 80% हो गया। ये सर ने कट ऑफ बोला था, लास्ट है 80%, ये क्वालिफाई करने का गारंटी नहीं है। And if you are able to correlate among the topics of the subject, पढ़ा भी है, समझा भी है, और एक टॉपिक की बात दूसरे में आती है और आपको याद आ जाता है। जैसे हम लोग जब साइटोलॉजी, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाते हैं, उसके पहले आप सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ चुके होते हो फिजिक्स में, लेकिन वहां पर सर हम तो सुने ही नहीं है। गलत। इतना मेहनत से वहां पढ़ाया गया है तो आपने क्यों नहीं सुना था? इसका मतलब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं हो कभी। आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन रेज करना है। कई टॉपिक 15% क्वेश्चन वो होते हैं जो अलग अलग चैप्टर के होते हैं। जैसे हम 2018 का एक क्वेश्चन बताते हैं, उसने पूछा कि पर्निशियस एनीमिया के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अभी एक नया सिस्टम चल गया है, बच्चे टीचर को समझाने लगते हैं कि सर ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, NCERT से पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। इफ यू हैव नॉट एनी ट्रस्ट, देन गो टू द होम। टीचर को मत पढ़ाओ, आपकी एनर्जी उसी में खराब हो जाएगी। उन्होंने जो पढ़ाया है उसको समझिए। हो सकता है कि इस चैप्टर का पॉइंट उस चैप्टर में काम आए, वो टीचर को पता है, आपको नहीं पता है। आप इतना एनेलिडा पढ़े हैं, किसी के पास मेलोइडोगानी इनकॉग्निटा लिखा हुआ है कहीं एनेलिडा में? बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट एप्लीकेशन मेलोइडोगानी इनकॉग्निटा 5 बार बोलोगे तो पूरा बोल भी नहीं पाओगे। टीचर उसको एनेलिडा में लिख देता है, सिंपल बात है। तो पूरा ट्रस्ट, फेथ नहीं, फेथ होता है किसी के कहने से। चल रहे बगल में इन्वेंटर खुला है, देख लेते हैं ट्राई करके, ये फेथ होता है। इन्वेंटर से ही हमको डॉक्टर बनना है, ये ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट से देवता मिलते हैं, फेथ वाले को थोड़ी मिलते हैं। कोई बोल दिया बजरंगबली का पाठ कर लो, उनको नहीं मिलता। लेकिन जो गुफाओं में बैठे हैं कि हमको एक दिन मिलेंगे, उनको मिल जाते हैं। क्लियर है ना? तो आपको सब्जेक्ट को 3 बार पढ़ना है। एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, उसी दिन आप पढ़ लोगे, ये पहला हुआ। दूसरा वीकली टेस्ट होगा, उस दिन आप फिर से पढ़ के उसके पहले डाउट पूछोगे। और तीसरा, जब लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आपको तैयार करेंगे फाइनल वॉर के लिए, तब
तीसरा तैयारी होगा, ये होगा आपकी पूरी तैयारी जिसमें आप सब्जेक्ट को अच्छे से जान पाओगे। एक बार फिर से पढ़ना बेटा आपको ही है, बाकी सब बेकार चीज है। और हम लोग आपको हर तरह से मदद, क्लास तो होता है सिलेबस खत्म करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि उसके बाद भी आके आप डाउट पूछो। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर के पास भी अवेलेबल है, आप जितना डाउट पूछोगे। और बायो, अच्छा हम तो इसको ऐसे समझाते हैं कि आपको मान लो कि कोई यहाँ पर एक 45 स्कॉर्पियन है केमिस्ट्री, मान लो 45 कोबरा पड़े हुए हैं फिजिक्स, और 90 अर्थवर्म पड़े हुए हैं। सबको उठाने का 4 ही नंबर है, तो पहले क्या उठाना चाहिए? उठाना सबको है, पहले क्या उठाना चाहिए? लेकिन वहां जाके पहले ही कोबरा में हाथ रख देते हैं। रीजन ब्रेन। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया शुरू में ही, अगर बनता जा रहा है 30-35 क्वेश्चन बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फील किए हो अभी घर में कभी पढ़ते समय कि रात को हम कोई न्यूमेरिकल बना रहे थे, 30-29 बन गया, एक नहीं बना। उसके बाद तो दिमाग में यही बात होती है कि ईश्वर ने ये पढ़ाई बनाई क्यों है, और किताब कॉपी बंद करके सो गए, आपका एंडोर्फिन खत्म हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गए। और वही क्वेश्चन जब सुबह उठते हो आप सोकर, तो फिर बन भी जाता है। क्यों बन गया? रात में नहीं बना, सुबह क्यों बन गया? आदमी तो वही है, क्वेश्चन भी वही है, क्योंकि आपका न्यूरोट्रांसमीटर फिर रीजनरेट हो गया। तो आप पहले उन सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे जो आपसे बन सकता है। वो भी तरीका सिखाएंगे हम लोग क्लास में, कैसे 3 स्टेप फॉर्मूला होगा। पढ़ना तीनों है, 680 के नीचे MBBS नहीं मिल रहा है, पढ़ेंगे तो आपका वैल्यू 1 करोड़ होगा। और भी दूसरी चीजें होंगी, क्योंकि 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जिंदगी में। क्या? ऑल लिविंग वर्ल्ड माइग्रेट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ बेटर फूड, बेटर शेल्टर एंड बेटर पार्टनर, and these 3 better things are essential to achieve better continuation of the race। हमारा अगला जनरेशन हमसे अच्छा हो, इसी के चारों तरफ दुनिया घूम रही है। तो आप यहाँ जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, केवल आप नहीं बैठे हैं, आपके पेरेंट का एम्बिशन भी यहाँ बैठा हुआ है, आपके दोस्तों रिलेटिव का भी एम्बिशन यहाँ बैठा हुआ है। इस कोरोना में इतने डिफिकल्टी से पेरेंट ने आपको सरवाइव कराया है, तो उनका एम्बिशन भी यहाँ बैठा हुआ है, आपका भविष्य भी बैठा हुआ है, और आपका अगला जनरेशन भी यहाँ बैठा हुआ है। इफ यू वांट टू अचीव सच ए ग्रेट थिंग, यू शुड हैव सम सैक्रिफाइस। मेरे देने से नहीं मिलेगा, हमारी टीम देगी। लेकिन आप पढ़े हो संस्कृत ना? कभी संस्कृत पढ़े हो आप लोग? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। पहले तो जम के खाइए, 6-7 घंटे जम के सोइए, और रोज 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का कुछ खेलने का प्रोग्राम बनाइए। उसके बाद इन्वेंटर आइए, हम डॉक्टर बना देंगे। लेकिन दूसरा 7-8 घंटे अगर मोबाइल फोन पे कर रहे हो, तो जब तक लास्ट चेक नहीं होगा तभी तक बाबू बाबू बेटा बेटा करेंगे। कैश हो जाएगा, क्या करेंगे? मान लो इनर्ट गैस को कैसे रिएक्शन कराएं हम लोग? अब क्या कर सकते हैं बोलो? पेरेंट और टीचर का खूब रिस्पेक्ट कीजिए, क्लास नहीं छोड़ना है, और अपने डाउट को लगातार क्लियर कराइए, धीरे धीरे। और कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। एक ना हम लोग यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दिल्ली वाले तो बहुत स्मार्ट होते हैं। बांग्ला में एक कहावत है, सुअरेर गु ना लिपवार जोड़ने ना पाथवार जोड़ने। वो ऐसे दूर से दिख रहा है। सब 10 CGP वाले आते हैं, सब अपने यहाँ के ज्यादा बच्चे अच्छे हैं। हम अभी कई बच्चों को पढ़ाए हैं, वो कहते हैं सर इसका हिंदी बता दो, और उसका हिंदी में वो भोजपुरी हिंदी में समझते हैं उसको, और नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं तो वो ज्यादा अच्छा बताते हैं। न्यूरल कैपेसिटी को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, और सबका ब्रेन 1450 ग्राम का ही है।
और वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं? तो आप मान मत लो कि हम किसी से कमजोर हैं, उसके लिए भी फाइट कर लेंगे हम लोग। बाहर का भी क्वेश्चन ले आके आपको देंगे कि आप ये बना के एक दिन देखो कि आप कहाँ सरवाइव करते हो। लेकिन मेरी अंतिम बात यही है बेटा, हम लोग पूरी ऑनेस्टी से काम करेंगे। यू शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट आप क्या कहोगे, हम बेईमान थोड़ी हैं। तो बेईमान का मतलब ये है कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके पेरेंट ने कहाँ से और कैसे पैसा जुटा के आपको पढ़ने को भेजा है। अगर आप 1 घंटे नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं आते हैं, ब्लफ मारते हैं, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय दैट आवर कितना आपने उनका बर्बाद किया। जिस दिन आप ये बात समझ लेंगे उस दिन आप पढ़ने लगेंगे, और पढ़ने लगेंगे कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता है, बिकॉज नीट इज नॉट डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भगवान सर, इतनी अच्छी बात बताने के लिए। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया, एक हम लोग के नॉन टीचिंग में, ये कोचिंग में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक टीचिंग होते हैं और एक नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग में एक हम लोग में कहावत चलता है, दूध उसी को मिलता है जो बच्चा रोता है। ये माँ के लिए है। मान लो 2 बच्चा है, जुड़वा बच्चा है, दोनों भूखे हैं, लेकिन माँ दूध किसको पिलाएगी? जो बच्चा रोएगा। दूसरा बच्चा नहीं रो रहा तो मान के चलेंगे कि उसका तो पेट। तो डाउट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं बुलाना चाहूंगा नीरज चौहान सर को। सीवी के सर प्लीज हटाएं। नीरज सर के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, बच्चों के बीच में सबसे पॉपुलर टीचर हैं, बोलते बहुत जोर से। मैं चाहूंगा सर 2 शब्द आप लोगों के लिए बोले। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। और वैसे तो सर बायोलॉजी वाले दोनों ही सर मतलब इतना कुछ बोल चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता गए, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए कुछ बचा है। मैं तो क्लास में वैसे भी जितना होता है बताता रहता ही हूँ। ठीक है, तो बस कुल मिला के यही है बच्चों, तुम्हारे रिजल्ट के लिए पूरा इन्वेंटर्स एडुकेयर पूरी तरह से समर्पित है। कई बार आप कई सारी शिकायतें भी करते हो कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि आप लोगों को पता है कि भरसक हमारा खूब प्रयास था कि सबसे बढ़िया अपना एकेडमिक सिस्टम हम लोग कर सके। और हमेशा सर लोग भी हमेशा इसी चीज़ को लेके डिस्कशन होता रहता है कि भाई कैसे अच्छा किया जाए। और मैं बोलता भी हूँ आप लोगों को कि भाई हमें आप लोगों से मात्र रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उसी को लेके हम लोग लगे हुए हैं आप लोग, और आप लोग मेहनत कर भी रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही मेहनत करते रहना यार। मुझे ज़्यादा बोलना उलना आता नहीं है, नहीं समझ रहे, तो इसीलिए सर लोग सब अच्छा बोल ही गए हैं। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नीरज सर। अब मैं बुलाऊंगा फिजिक्स के हमारे सर अभिषेक सर को। प्लीज सर, सर प्लीज सर। सर कुछ बताइए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं बोलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग सुन भी चुके हो, है ना। बस इतना कहना है, मैं कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल दूँ। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स बस यूं ही बदनाम है, सबसे आसान तो फिजिक्स ही है। ठीक है, और फिजिक्स को आसान हम बनाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के लिए कुछ
मंथ होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा, है ना। जैसे कि सबसे सिंपल बात इसमें होगी ना कि फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। अब सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आएंगे वो? ठीक है, आप लोग गेम खेलते हो, आजकल BGMI बहुत चल रहा है, सब कोई खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, लेकिन BGMI मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। क्यों? मैं जब भी खेलता हूँ बड़ा मतलब गर्व से उतरता हूँ, है ना, लेकिन तुरंत मारा जाता हूँ। कोई भी एनिमी दिखता है उसके पास में जब मैं अपना बंदूक लेके जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे मार दूंगा, लेकिन उससे पहले वो मेरे को हिट कर देता है। तो वो जो सामने खेल रहा है वो आप ही में से कोई और, कोई भी आप ही जैसे स्टूडेंट है, वो इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं BGMI में कि अब उनके सारे कमांड जो है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गए। कौन सा कमांड कब देना है, कौन सा बटन कब दबाना है, आपको सोचना नहीं पड़ता, तुरंत दब जाता है और तुरंत आप चिकन डिनर भी कर लेते हैं, है ना, तुरंत जीत जाते हैं, तुरंत चिकन डिनर आपको मिल जाता है। तो वही चीज आपको फिजिक्स में करना है। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, जब एग्जाम हॉल में बैठो क्वेश्चन दिखे ना, सोचना नहीं पड़े इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपका पेन चलना शुरू हो जाए। ठीक है, 42 सेकंड नहीं 25 सेकंड में आपका सवाल बनेगा। ठीक है, और फिजिक्स में आप 180 में 180 भी लाएंगे। याद रखना, पहले सच में पहले 2 साल 3 साल पहले भी जो 550 मार्क्स भी ले आते थे ना, वो मतलब नीट क्वालिफाई किए हैं और उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता था, है ना। लेकिन अब 550 में आप शायद ड्रॉप करने का सोचो या स्ट्रीम ही बदल दो, है ना। तो ऐसा आप ही करके दिखा रहे हैं, आप ही में से कोई बच्चे 720 ला रहे हैं। तो 720 का मतलब क्या हुआ? सब सब्जेक्ट में 180, तो सब सब्जेक्ट में फिजिक्स भी आया, है ना। पहले एक बच्चा भी 700 से पार कर जाए ना तो हम लोग बहुत बड़ा बात मानते थे। इस साल 11 बच्चे जो थे ना वो 700 से ऊपर थे। तो आप ही लोग ये करके दिखा रहे हैं, आप ही लोग बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, हम लोग के एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आप ही लोग जा रहे हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है ना, कि आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाओगे, बढ़िया मार्क्स लाओगे और सभी कोई नीट में अच्छा रैंक ऑब्टेन करोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बोर तो नहीं हो गए? अभी बाकी है नाश्ता। बात नहीं, बात तो है ही। मैं बुलाना चाहूंगा प्रभाकर सर को। चल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए बायोलॉजिकल टर्म मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करता हूँ। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको बतलाऊंगा, आप उसको समझिए। जैसे जब मेडिकल की तैयारी बच्चे शुरू करते हैं, उसमें क्या क्या हर्डल आता है और क्या क्या परेशानी आती है। ज़्यादातर बच्चों का ये शिकायत रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चों को कि आज पढ़ रहे हैं कल भूल जा रहे हैं, क्या करें सर कि याद हो जाए। तो सर ने जैसा बताया कि कुछ हार्मोन या कुछ केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको हमेशा याद रहता है। जो भी चीज़ को आप इम्पोर्टेंट समझेंगे वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आपका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहता है। आपको होमवर्क देकर भेजते हैं कि कल बाबू अपना नाम भूल करके आना तुम। क्या ये पॉसिबल है? अपना नाम भूल जाओगे? नहीं भूल सकते हो। कितना भी ट्राई करोगे उसको भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहे हो? बचपन में अगर कोई स्कूल में मान लो कि तुमको कोई छोटा सा अवार्ड मिला होगा, वो दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई गिफ्ट मिला होगा, पापा ला करके या कोई मामा जी ला करके बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट दे दिए होंगे, वो जिंदगी भर याद होगा। या कोई पिट भी दिया होगा तो भी याद होगा कि पिट दिया था वो, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में होता है वो याद रहता है। तो पढ़ाई जब तुम कर रहे हो तो हमारा एक साइकोलॉजी क्या करता है, हमारा ब्रेन हमेशा साइकोलॉजी रचते रहता है कि हम इजी जो वर्क है उसके तरफ जाएं। तो तुम जब पढ़ते हो तो लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ लेंगे तो मेरा ब्रेन है तो भर जाएगा, तो ब्रेन में लिमिटेड स्पेस, ऐसा तुमको लगता होगा कि इसको नहीं पढ़ते हैं, ये वाला चीज पढ़ लेते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी ही हमको पढ़ने से, ग्रैस्प करने से, मेमोरी से दूर करता है। तुम ये समझो कि जो भी पढ़ रहे हो वो हाईली इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। बात समझ गए? तुम केवल ये समझो कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको ये मत समझो कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
ये जहां सोच करके पढ़े कि इसको बस देख ले रहे हैं ये आएगा या नहीं आएगा, आए निश्चित रूप से तुम भूल जाओगे। लेकिन ये अगर सोचोगे कि ये एग्जाम में आ रहा है, हर चीज को यही समझ कर पढ़ो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में आने वाला है। मान लो एक एग्जाम्पल बतला रहे हैं, मान लो तुमको 180 या 200 क्वेश्चन तुमको बता दें कि यही एग्जाम में आने वाला है। सपोज दैट, ऐसा होने नहीं जा रहा है, मतलब सपोज दैट कि मान लो तुमको 200 क्वेश्चन बता दें कि तुम्हारे नीट के एग्जाम में यही आने जा रहा है, क्या तुम वो याद नहीं कर लोगे? क्या रात दिन एक करके तुम याद कर लोगे? कुछ भी हो जाए, खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, लेकिन याद कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा लग रहा है कि अब तो मेरा जिंदगी है 200 क्वेश्चन से एकदम डॉक्टर तुमको बन जाना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन तुम जब पढ़ते हो तो ये सोच करके पढ़ो कि कल हमारा एग्जाम होने वाला है और यही चीज जो पढ़ रहे हैं यही आने वाला है। तो उसका देखो कैसे नहीं याद होता है। सबसे बड़ी चीज ये। दूसरी बात ये है कि एंट्रेंस एग्जाम तुमको क्वालिफाई करना हो या जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना हो, सबसे बड़ा चीज होता है जज्बा होता है। तुम्हारे अंदर अगर जज्बा है, तुमको नहीं भी आता है कोई चीज फिर भी तुम कर लोगे, तुम सीखोगे, पता करोगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर हमको वर्क दे दिया गया कि समुद्र में पुल बनाना है, बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर हम डर जाएंगे तो कभी नहीं करेंगे। हमको नहीं आता है फिर भी हम बनाएंगे, हम पता करेंगे ना वहां पर कि समुद्र में वहां पे उतना वेव है, लहर है, वहां पे क्या करें हम, कैसे पानी को हटाएं। हम किताब पढ़ेंगे, हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जो लोग जानते हैं उनसे सीखेंगे। अगर हम सोच लेंगे ये करना है तो कोई रोक हमको नहीं सकता है। एक एग्जाम्पल तुमको बतलाते हैं, देखो एक छोटा सा कहानी है, हमेशा एक कहानी सुनाते, आज भी सुना दे रहे हैं। एक जो रुई होता है, समझते हो ना, जो गद्दा में रुई, तो रुई को धुनने वाले एक धुनकर होते हैं। तो गांव में एक इसी तरह के एक धुनकर होते हैं। तो अचानक से उनका तबीयत खराब हो जाता है। अब तबीयत खराब हो गया तो डॉक्टर लोग आते हैं। अब डॉक्टर लोग आ रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, एक से एक दवा दे रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब सब लोग परेशान हैं कि भाई वो है तो बेड पकड़े हुए हैं। तो एक मतलब एक डॉक्टर ही थे या वैद्य थे, वो गांव में आते हैं। वो ऑब्जर्वेशन किए कि क्यों ये आदमी बीमार है। तो उनको पता चला कि गांव में एक नदी है, नदी पे एक पानी का जहाज उतरा है, पूरा रुई भरा हुआ है उसमें। समझ गए कि वो इसका मतलब वो साइकोलॉजी के मारे डर गया है वो। तो उसको जा करके घूमते घूमते गए चाय पीने उसके यहाँ, और जा करके बैठ करके बोले कि अरे वो रुई का जो पानी का जहाज आया था, रुई से भरा हुआ, उसमें आग लग गया है, वो जल गया। उसके बाद वो सुनना था कि उठ करके बैठ गया, बोला बहुत अच्छा हुआ जल गया, ठीक हो गया। वो केवल वो साइकोलॉजी उसको बीमार किए हुए था। ये जो डर है ना हम लोगों को, इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे करेंगे, ये डर ही हम लोग पे हावी होकर के हम लोग का पढ़ाई को बाधित करता है। तो पहले डरना छोड़ ही दीजिए, कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जब 9-10 क्लास में थे, तुम ऐसे सोचो, नर्सरी क्लास में थे तो ABCD टफ लगता था, 10th क्लास में आ गए तो वो टफ लगता था। अब अभी आ रहे होते, लेकिन अभी तुमको नर्सरी क्लास के बाद बोलेंगे इजी लगेगा। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम चेंज हो गए, तुम ही हो। 10th क्लास वाला चीज अभी बोलेंगे भाई तो 10th का क्वेश्चन है, कौन नहीं बना देगा सर, लेकिन 10th में भारी लग रहा था। केवल साइकोलॉजी है, समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम अपने आप को एक लोअर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख करके सोचे हैं। जैसे ही तुम अपने आप को हाइयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक बात और देखो, जैसे तुम स्टूडेंट हो, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, आगे सर के पास, सर बता दीजिए। लेकिन अगर हम एज ए टीचर है, देखो कोई भी टीचर है, कोई भी है, तो कोई भी 100% तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है किसी क्वेश्चन को देख करके किसी सर को भी लगे कि अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो क्या हम भी बोलेंगे कि हम नहीं बनाएंगे उसको? लेकिन हम उसको फिर भी बना देते हैं। क्यों? मेरे अंदर ये फीलिंग है कि हमको तो बनाना ही है, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो हम हमेशा 100% प्रयास करते हैं, लेकिन तुम 100% प्रयास नहीं करते हो। क्यों? तुम्हारे पास ऑप्शन है, सर है, जरा सा नहीं बना, सर बना दीजिए। अरे नहीं बना दो, कॉपी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उसको देखो कि क्या कॉन्सेप्ट था, रिवीजन करो, बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? कौन सा चीज ऐसा क्वेश्चन है जो संभव है? मेरे साथ एक मेरा मित्र था जो तैयारी करता था IT का, तो उसका ये कहना था कि वो क्वेश्चन ही क्या जो आसानी से बन जाए। अगर क्वेश्चन आसानी से बन गया तो समझो कि वो तो बस ऐसा ही फर्जी क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा वो। तो तुम अगर सही मन से प्रयास करोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो तुमसे नहीं बनेगा। बात समझ गए? दूसरी बात ये है कि जैसा सर ने कहा कि तुम्हारे गार्जियन का कर्तव्य था कि तुमको पढ़ने के लिए मौका दें। देखो सफलता के लिए 3 चीज का जो होना जरूरी है, लक, लेबर, चांस। इस बात को समझो। लक सबसे बड़ा चीज क्या है? भाग्य। भाग्य तुम्हारा ये है कि तुम यहाँ बैठे हो और अच्छे सर के जो अच्छे बात बता रहे हो उसको सुन रहे हो, तुमको पढ़ने का मौका मिला, तुम्हारे मम्मी पापा ये जो भी गार्जियन होंगे तुमको पैसा दे करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिए, तुमको कॉपी खरीद दिए, किताब खरीद दिए, स्कूल में एडमिशन करा दिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। इस बात को जानते हो ना? वो बस देखते हैं, बैग लेकर के कोई बच्चा जा रहा है, वो बस देखते हैं कातर दृष्टि से कि काश हमको भी मौका मिलता, हम भी पढ़ते। तो लग तो तुमको मिला। दूसरी बात है लेबर, जो तुम्हारे हाथ में है, मेहनत। तो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। बात समझ गए? तुम मेहनत नहीं करोगे कोई और मेहनत करेगा।
अरे हर साल कोरोना हुआ, कोरोना में भी नीट का एग्जाम हुआ ना, बच्चे उसमें क्वालिफाई किए ना। तुम अगर नहीं जाओगे कोई और जाएगा, कोई और नहीं कोई और आ जाएगा, बात समझ गए। तो तुमको ये सोचना है कि कोई और न जा करके हम ही चले जाएं। दूसरी बात है चांस। तो चांस आपको अभी मिला है, लेकिन अनलिमिटेड चांस आपको नहीं मिलेगा। गर्ल्स कैंडिडेट का क्या है, एक बार तैयारी किए, अगर एक बार क्वालिफाई नहीं किए तो घर से तुरंत बोलेंगे इसका शादी कर दो या नॉर्मल ग्रेजुएशन करा दो, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। उनको समझाना पड़ेगा बार बार, चलिए 2 बार भी चांस दे देंगे, 3 बार 4 बार चांस नहीं मिलेगा। बॉयज का भी वही हालत है, एक बार तैयारी करोगे, 2 बार, कितनी बार तैयारी करोगे भाई? उसमें भी नीट में तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट या एज भी लिमिटेड होगा। तो अगर चांस एक बार गुजर जाता है उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अभी आपको मौका मिला, आपने नहीं पढ़ाई की, बाद में 5 साल बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपका जागा अंदर का कि अब हमको कुछ करना चाहिए, चांस खत्म हो गया, क्या कर लेंगे आप? बात समझ में आ रहा है? तो जब आपके हाथ में मौका है, चांस है, लक है, तो लेबर ही ने एक बात है, जो बच गया, जो तुम्हारे बस में है सो, तो उसको क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर उसमें क्या हर्डल है? कुछ भी नहीं, केवल तुम ये सोचो, देखो जो लक्ष्य होता है तुम्हारा, अपना टारगेट है। सबको लगता है कि हम अच्छे पोजीशन पे चले जाएं। अब तुम लोग का सबका टारगेट है डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाएंगे, सब लोग बोले डॉक्टर साहब, अच्छा पैसा मिले, अच्छा इज्जत मिले। तो भाई आपका जो सपना है उसके लिए आप ही को ना कुछ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर भी बन जाएं, साथ में एंजॉयमेंट भी करें, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो किसी डॉक्टर को कैसा टफ लाइफ है उसका। रात में देखो 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, दिन रात पेशेंट में लगे हुए हैं किसी का। और माहौल भी कैसा है, सारा पेशेंट दुखी है। कोई ऐसा नहीं कि एंजॉयमेंट वाला माहौल है, वहां पे मन लग रहा है। कोई आदमी हॉस्पिटल शौक से जाना चाहता है जी, वो तो तबियत खराब हो गया भाई, चलो मजबूरी में जाना है, सब रो रहा है, उधर दुखी है किसी का चेहरा, फिर भी डॉक्टर लगा हुआ है। तो बात यह है कि आप उस लायक होंगे तभी तो आप सेलेक्ट होंगे। तो आप इंजॉयमेंट वाला लाइफ को अपना यहाँ पे जिएंगे तो वहां पे कैसे जा पाएंगे? तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर वाले जो माइंड होता है, जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमको अपना जिंदगी को, दिनचर्या को बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, बात समझ गए? जो तुम्हारा अपना काम है पढ़ाई करने का करो, रात में अपना समय पे सो जाओ, बात समझ गए? अभी नहीं कि रात भर जा करके वीडियो गेम देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, लगा करके पबजी खेल रहे हैं। तो पबजी खेलोगे तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन, अगर तुम कोई आउटडोर गेम खेलोगे जैसा सर ने कहा, तो उससे तो तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट होगा। थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिए, थोड़ा सा सुबह में मॉर्निंग वॉक कर लिए। अब तुम जैसे ही तुम कंप्यूटर का या वीडियो गेम खेलना शुरू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन और भी भोंदा होता चला जाता है, जैसा हम क्लास में बोलते हैं हमेशा, समझ गए? और बार बार बोलते हैं किसी बच्चे को भोंदा नहीं बनना है, सबको क्या बनना है? सबको तेज बच्चा बनना है। बोलो ठीक है ना जी? कसम खाओ सब लोग, आज कसम खाओ कि हम लोग सब लोग नीट क्वालिफाई करेंगे। हाथ उठा कसम खाओ, बोलो एकदम जोर से कि हम लोग सब लोग नीट क्वालिफाई करेंगे, बोलो। और जो उसके लिए बन पड़ेगा, जो जरूरत होगा सो करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे, बोलो जोर से बोलो। अरे खाना खाकर नहीं आए हो, नाश्ता मिलेगा तुम लोग को समझ गए? तो बात यही है, समझ गए? जिस दिन तुम सोच लोगे कि हमको कुछ करना है, तुमको कोई नहीं रोक सकता, ये फैक्ट है, समझ गए? चाह लेने पे कोई रोकने वाला नहीं है। वो आदमी जो सोच लेगा कर ही लेगा, चाहे जैसे भी करे। तो सबसे बड़ा इच्छा शक्ति का ही बात है। तो इच्छा शक्ति अपने में लाइए। और इच्छा शक्ति कब लाएंगे? फ्यूचर का बात सोचिए कि अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो मेरा कैसा लाइफ होगा, और उस लाइफ के सामने क्या ये मेरा जो क्षणिक जो एंजॉयमेंट है, क्या वो इंपॉर्टेंट है? क्या बात समझ रहे हैं? वही बच्चा टाइम को बर्बाद करेगा जिसके लिए वो बड़ा अचीवमेंट के मुकाबले ये छोटा सा एंजॉय। तो वही बात है कि हीरा चला जा रहा है, कोयले पे ही हम लगे हुए हैं कि हीरा का खान मेरा इंतजार कर रहा है और हम कोयला चुनने में लगे हुए हैं। क्या समझदारी है जी? तो हमारे लिए अगर हीरा हमारे सामने फ्यूचर में पड़ा हुआ है तो थोड़े देर के लिए कोयला चुनना समझदारी है क्या? नहीं है। तो इस बात को तुम समझो और ये आज से ही डिसीजन कर लो कि एकदम हम अपने रूटीन वाइज पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के अलावा कुछ और काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगे पूरा दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ता रहेगा। बात समझ गए? तुमको किसी और के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो समझे बात? चलो अब ज्यादा नहीं तुम लोग को बतलाएंगे, ठीक है ना? प्रभाकर सर ने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे एक ही बात समझ में आया कि जो बनता है वो आसान, जो नहीं बनता वो कठिन है, लेकिन किसी न किसी के लिए वो बनता ही है। वो आप ही में से कोई होता है ना? तो मैं बुला रहा हूं अभी कुमार प्रवीण सर को। सर प्लीज। हेलो बच्चों, हाउ इज द डे?
Is it good or the best? Best is yet to come. अभी सबसे अच्छा दिन आने वाला है. किस दिन? जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा. और तुम लोग क्या बनने वाले होगे फिर भविष्य में? तो बनना है. सबसे डर किस सब्जेक्ट से लगता है? लेकिन डरना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करना है? लड़ना है. क्या करना है? लड़ना है. फाइटिंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है. जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि तुम्हारे मन में फिजिक्स का एक फोबिया है. मैं हमेशा बोलता हूँ केवल तुम्हारे मन में जब स्टार्टिंग में है कि डर बैठ गया कि फिजिक्स तुमसे नहीं हो सकता या मेडिकल एस्पिरेंट हो तो उसके लिए फिजिक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. कुछ रेयर स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिक्स अच्छा होता है. लेकिन क्लास में भी तुमने कई बार महसूस किया होगा फिजिक्स इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक. सही बोल रहा हूँ? होता है या नहीं होता है? बस सही अप्रोच की क्या है जरूरत है. सही फ्रेम में रहो, पॉजिटिव फ्रेम में रहो, अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट निश्चित है. अब टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है ना? बोलो हाँ या ना? क्या पटना की बेस्ट टीम लग रही है तुम्हें? जोर से बोलो. द बेस्ट टीम ऑफ पटना कौन है नीट के लिए? पक्का? तो अब तुम्हें जी जान से पढ़ना है. बोलो. सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ दूसरे तीसरे चौथे काम में इन्वॉल्व नहीं होना है. फिर मैं हमेशा फिर ये कहता हूं हमें वही मिलता है जो हम प्रायोरिटी पे डिसाइड करते हैं. प्रायोरिटी हमारे हाथ में है, किस्मत हमारे हाथ में. हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं. वो आप क्या चाहते थे वो आपको पता है या नहीं पता? कई चीजें हमें मालूम होता है मुझे ये चाहिए. कई बार हम एक्चुअली जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम एक्ट करते हो ना भाई. तो चाहने का तो दिमाग में सोचना नहीं होता. तुम्हारा बिहेवियर है, रोज का रूटीन है, तुम्हारा एक्ट है, वो तुम चाहते हो. तो अपने एक्ट में नीट को लाओगे, अपने बिहेवियर में नीट को लाओगे, तभी किसी कंपटीशन में क्या करोगे? सक्सेस करोगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम बनाना चाहते हो, है तो अलग बात है. जो तुम्हारी डेस्टिनी तुम बनाना चाहते हो, तुम उस डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तभी वहां पहुंच पाओगे. तो तुम्हारे रोज के रूटीन में क्या होना चाहिए? नीट होना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होना चाहिए? पक्का होगा? बाकी कोई भी चीज है ठीक है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक. थैंक यू प्रवीण सर. अब मैं सबसे आखिर में हेलो हमारे राजेश सर को बुलाना चाहूंगा. राजेश सर. हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. बहुत सारी बातें हुई. थैंक्स टू अमित सर, भगवान मिश्रा सर, नीरज चौहान सर, कुमार प्रवीण सर, अभिषेक सर, प्रभाकर सर, जो सब हमारे बीच बैठे हैं. बहुत अच्छी अच्छी बातें की. एक्चुअली हमारा शुरू से ही ये प्रयास था. जब हम लोग इन्वेंटर्स जीनोम की स्थापना किए तभी से हमारा प्रयास था कि आपके सामने एक बेस्ट टीम ला के रखे. और हम कोशिश करते रहे और आज ऐसा लग रहा है कि हम सफल हुए हैं. बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्षण है ये जब हम आपके बीच खड़े हैं. हमारे पास एक जीनोम की मजबूत टीम है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि अब हम पटना में नीट के लिए बेस्ट विकल्प दे रहे हैं आपके सामने. एक्चुअली जब हम बच्चों का चेहरा देखते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि इनके लिए बेहतर से बेहतर हम क्या करें. हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं कभी कभी कि हम बहुत चाह के भी नहीं कर पाते. लेकिन आप यकीन मानो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपके लिए बेस्ट क्या करें. क्योंकि हमारे पास क्या है, आप ये सोचो कि इन्वेंटर्स का स्टार्ट होना, इन्वेंटर्स का खुलना एक इवेंट के अलावा कुछ नहीं है. इवेंट कैसे खुल गया? ये कोविड पीरियड में हम लोग सब को पता नहीं था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. हम कहीं काम कर रहे थे, बच्चे अपने घर में बैठे हुए थे, बच्चों का मैसेज आता था, फोन आता था कि सर कैसे पढ़ाई करें. पहली बार इस तरह का त्रासदी आया था 2020 में जब. अब तो फिर भी बहुत बच्चे अवेयर हो गए कि चलो थर्ड वेव आएगा तब भी हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि ऐसे करना वैसे करना है.
लेकिन जब पहली बार कोविड आया था और सब कुछ लॉकडाउन हुआ था, तो कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। बच्चों को भी पता नहीं था कि करना क्या है। बच्चे घर में थे, कैसे पढ़ाई करें, क्या ऑनलाइन सिस्टम होगा नहीं होगा, कैसे हमारा आगे पढ़ाई चलेगा, किसी को पता नहीं था। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते थे कि सर कैसे पढ़ाई होगी। हम जहां काम कर रहे थे हमें भी नहीं पता था कि वहां हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा आगे। उसी पीरियड में हमने एक डिसीजन लिया कि हम इन्वेंटर्स की शुरुआत करें और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। यकीन मानो हमारे पास केवल ये था कि हम पटना में लंबे समय से, जो हमारी टीम है, हम लोग पटना में एक साथ काम कर रहे थे। हमारी पूंजी क्या थी? हम बहुत बड़े बिजनेसमैन तो थे नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा था और इतना बड़ा शुरुआत करना था, इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है। बिना पैसा का, केवल उस भरोसे पे कि हमने इतना दिन बच्चों के बीच बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों ने इन्वेंटर्स की शुरुआत करी। हमारे पास जो पूंजी थी सबसे बड़ी, वो अपने बच्चों का भरोसा था जिनको प्रीवियसली हमने पढ़ाया था। और हुआ भी यही कि जब इन्वेंटर्स शुरू हुआ तो ऐसे टाइम में, जून के महीने में, आपको ध्यान होगा पिछले साल जून के महीने में जब पूरा सड़क पे एक आदमी नहीं दिखता था, लॉकडाउन था, उस घनघोर लॉकडाउन में हमारे यहाँ इन्वेंटर्स में एडमिशन्स हो रहे थे और हम लोग शुरुआत किए, बहुत पॉजिटिव रहा और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इंजीनियरिंग में हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का भरोसा भी है। उससे हमको एक हिम्मत मिला, भरोसा मिला कि हम मेडिकल में भी अच्छा करें। और उसी शुरुआत, उसी सोच के साथ हम लोगों ने अच्छी टीम बनाने की ठानी और आज हमारे बीच इतने लोग हैं। हम सारे, खासकर बायोलॉजी वाले दोनों सर का दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे, उन्होंने इन्वेंटर्स पे भरोसा किया। हम लोग 6 लोग जब आए थे इन्वेंटर्स की शुरुआत करने, तो हमारे टीम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कमी थी और हमें ऑर्गेनिक में एक अच्छे टीचर की जरूरत थी। बोलते हैं ना कि घटना घटता है और जब अच्छा होना होता है तो सब अच्छा होता है। उसी बीच हमको नीरज सर मिले और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वेंटर्स आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक भी उतना ही मजबूत है। मतलब हमारी टीम में एक एक टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब हमारे स्तंभ हैं। सब इन्वेंटर्स का एक एक पिलर है। हम 6 नहीं हैं, बल्कि हम सभी जो टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, सब इन्वेंटर्स के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। इन्वेंटर्स हर दिन हर पल आपके सक्सेस के लिए काम करेगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और आप इन्वेंटर्स पर भरोसा करो, आपके पेरेंट्स इन्वेंटर्स पे भरोसा करें। जो भी हुआ अभी तक, जैसे ही हमको फिजिक्स में सिलेबस को लेकर, आगे फिजिक्स का सिलेबस स्लो चल रहा है, कोविड का टाइम था, हम लोग बहुत चीज ठीक से मैनेज कर पा रहे थे, बीच बीच में लॉकडाउन हो जा रहा था, इस वजह से भी हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। लेकिन उस सब के बावजूद आप भरोसा रखिए, समय से आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आपको तब तक सर्विस देंगे जब तक कि आपका नीट का एग्जाम ना हो जाए। नीट का एग्जाम होने तक आपको सर्विस मिलेगी। तो हम इन्वेंटर्स के बिहाफ में आप लोग का भी, इन्वेंटर्स के बिहाफ में आप सभी लोग का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इन्वेंटर्स पे भरोसा करके यहाँ आए, यहाँ एडमिशन लिया। हम और हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी, आपको बेस्ट सर्विस दें। आपकी जो भी समस्या है, इवन हम चाहते हैं कि आपको अगर कहीं भी कभी भी कोई ऐसा दिक्कत लग रहा है पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कहीं हेजिटेट नहीं होना है। आप हमसे या हमारी टीम के किसी भी मेंबर से बात कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, हम ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करेंगे और वही हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। एक और चीज़ बोलना चाहेंगे। एक्चुअली हमारे जो मैथ्स के सर हैं, MBS सर और रुपेश सर,
वो बोल रहे हैं कि ये इवेंट आज हमारा इवेंट नहीं है, ऐसा हमको फील हो रहा है क्योंकि ये मेडिकल का इवेंट है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सारी टीम, चाहे वो मैथ्स पढ़ाते हो, आपके इस सारे प्रोग्राम में या टीचर्स को यहाँ तक लाने में या हर काम में अपना उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तुम लोग को केवल भाषण सुनने को मिल रहा है लगातार, है कि नहीं? तो नाश्ता का भी प्रबंध है और हम चाहते हैं कि भाषण के अलावा थोड़ा सा और कुछ हो। आपको पता है कि इन्वेंटर्स में मल्टी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है ना? तो हमारे बीच सीवी के सर हैं, है ना? तो हम सीवी के सर से रिक्वेस्ट करेंगे, और अभी एक और टैलेंटेड रुपेश सर भी हैं, ये भी एक चीज सुनाएंगे। आपको भी आना है, तो पहले सीवी के सर प्लीज आइए। सीवी के सर अपने गाना से आपको मोटिवेट करेंगे। हेलो, हेलो हेलो, साउंड अच्छा रखिएगा, तभी अच्छा गा पाएंगे, है ना? चलो पहले ये बताओ कि हिंदी में सुनना चाहते हो कि भोजपुरी में? बोलो जल्दी। चलो तो अच्छा सुनाते हैं सॉन्ग। ना वो जा रे चंदा बहुत बार हो गया है। चलो ये भी अच्छा गाना है, इसको सुनते हैं ना। जा रे चंदा वाला सब लोग का डिमांड है, वो भी सुन लेंगे, है ना? चलिए ठीक है, सुनाते हैं। सगरो धुआं धुआं उठल, अरे सगरो धुआं धुआं उठल, जिंदगी में हमरा से सगरो धुआं धुआं उठल, जिंदगी में हमरा से जान बिन बेजान भइनी, बोला कैसे बोली तू बतावा, समझावना तू बतावना, समझावना। हो दिल के बाग में पतझड़ आए, खो गइल बा प्यार हो, प्रीत के पीर न जाला कैसे, भइनी हमला चार हो। अरे नेहिया के घर उजड़ गइल, चिड़ै के खोता जैसन, अरे जान बिन बेजान भइनी, बोला कैसे बोली तू बतावा ना, समझावना तू बतावा ना, समझावना। चलिए थैंक यू बच्चों। बहुत सारा गाना का लिस्ट है, खत्म नहीं होगा। चलो ये गाना था हिंदी में, बहुत ही हिट हुआ था गाना, सुनाते हैं। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले, बहुत आ गई यादें
मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के लिए आना, तुम ही आना। कोई तो राह होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर भी तुम ही लाना। बहुत आ गई यादें मगर इस बार नहीं आना। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जागे कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत गई यादें मगर इस बार नहीं आना, इरादे फिर से जाने के लिए लाना, नहीं आना। थैंक यू सो मच। और सुनना है? एक डिमांड है, जा रे चंदा। अरे जहिया से चली गईली, अरे छोड़ी के हमके, अरे जहिया से चली गईली, अरे छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा लिया वो खबरिया, कैसन बाड़ी मोहर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोहर जान हो। थैंक यू बच्चों। रुपेश सर को बुलाएंगे। रुपेश सर भी अपना एक टैलेंट पेश करेंगे अभी। आइए प्लीज। एक्चुअली ये पाठशाला नीट की है और हम इंजीनियरिंग डिवीजन में पढ़ाते हैं, तो मेरा जुगाड़ कहीं सेट हो नहीं रहा था। लास्ट में सर जो है सेट कर दिया। हास्य का जो है 4 पंक्ति है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी। अंदर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, और सारा फॉर्मूला अंतिम पंक्ति में है। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरे बाई आंख कानी। लंगड़े भी हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, अंधे भी हैं जो हमको रास्ता बता रहे हैं। लंगड़े भी हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं,
अंधे भी हैं जो हमको रास्ता बता रहे हैं, वो भी मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। और सुना है, वो लड़की मेरे प्यार की तकदीर बन गई, मैं रांझा बना और वो मेरी हीर बन गई। खत प्यार का मैंने उसे लिखा इतना, वो रद्दी बेच बेच के अमीर बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहीं तक था। अब उसके बाद फिर जो नीट के पाठशाला में सबसे शुरुआत में बताया गया था उसको ज्यादा अच्छे से याद रखना है और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अशोक जी, अब सब लोग पीछे से एक एक करके निकलते जाएंगे नाश्ता का पैकेट लेते हुए। अभी बैठेंगे भी।